हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी है लेखक कामतानाथ जी के द्वारा लिखी गई एक कहानी भय। भय कहानी का अंदाज अलग तरह का है। आधुनिक शहरी जीवन में अजनबीपन और रोशनी के अनेक निहितार्थ है। अजनबी डराता भी है और आकर्षित भी करता है। बिजली अंधेरे का डर दूर करती है, लेकिन उजाले में क्या डर खत्म हो जाता है? निम्न वर्गीय संदर्भ में अंधेरे, उजाले, अजनबी, परिचित, यौवन, आभूषण, घर, बाहर, भय, सुरक्षा के युग्मों में इस कहानी का ध्वन्यार्थ अनुरणित होता है। कहानी भय इस प्रकार से है। शायद कोई हमारे पीछे आ रहा है, सोनपति ने मां से कहा। दोनों स्त्रियों ने एक साथ मुड़कर पीछे देखा। कुछ दूरी पर दो व्यक्ति आपस में बातें करते उनके पीछे पीछे चल रहे थे। सामने सुनसान सड़क थी। पीपल के नीचे वाले महादेव जी के मंदिर का दिया भी बुझ चुका था। माँ बेटी में कोई बात नहीं हुई। जगदेई को किस्सू बाबू की बहू की बात याद आ गई। अंधेरे उजाले बेटी को हंसुली हमेल पहनाकर लाती हो डर नहीं लगता? सवेरे क्यों नहीं आ जाती? चलते चलते सोनपति के पांवों के कड़े एक दूसरे से टकरा गए और एक झंकृत सा स्वर वीरान दिशाओं में दूर दूर तक गूंज उठा। जगदेई ने बेटी को कोहनी से ठूला। धोती नीचे कर ले मरी, कड़ा टनटनाती चल रही है, मेरी भी जान लेगी। दोनों व्यक्ति वैसे ही उनसे कुछ फासला रखे पीछे पीछे चल रहे थे। जगदेई ने बेटी का आंचल गले तक खींच दिया ताकि उसके गले में पड़ी चांदी की हंसुली और मलका विक्टोरिया छाप रुपयों वाली हमेल ढक जाए। अभी कोई 3-4 दिन हुए सोनपति लौटी थी ससुराल से। ऊपर से नीचे तक चांदी के गहनों से लदी हुई हंसुली, हमेल, करघनी, कड़ा, बाजूबंद सब मिलाकर कोई 3-4 सेर चांदी का बोझ उसके शरीर पर था। सड़क की बत्तियां बुझी हुई थी। वैसे समय अधिक न हुआ था, यही कोई 10 के आसपास रहा होगा। जाड़े के दिन सुबह आंख देर से खुलती है, कुछ आलस्य भी होता है। इसलिए रमापत बाबू के घर से टहल करके लौटी तो जगदेई ने सोचा किस्सू बाबू के यहाँ भी निपटा आए। सुबह समय से आंख न खुली तो नागा हो जाएगा। करगनी कहाँ है? चलते चलते उसने बेटी की कमर टटोली तो उसका जी धक से रह गया। घर पर है, सोनपति ने उत्तर दिया। करगनी कुछ ढीली थी और कमर के नीचे खिसक खिसक आती थी, इसलिए उसे वह घर पर उतार आई थी। मन ही मन जगदेई देवी माँ से प्रार्थना करने लगी, हे दुर्गा मई, तुम ही रक्षा करो। बेटी के जेवर चले गए तो दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। कोई आध मील का रास्ता अभी तय करना था। बीच में क्रिस्तानों का पुराना कब्रिस्तान था। सड़क के दोनों ओर कोई दुकान भी न थी। जगदेई ने कनखियों से पीछे देखा। दोनों व्यक्ति पहले की अपेक्षा कुछ निकट आ गए थे। उनकी चाल ही से उसने अनुमान लगा लिया कि दोनों हट्टे कट्टे जवान हैं, पर कौन जाने राहगीर हो। जगदेई ने मन को समझाने का प्रयत्न किया। बेटी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसने धीरे से दबा दिया। दोनों ने चाल धीमी कर दी ताकि पीछे वाले व्यक्ति आगे निकल जाएं। धीरे धीरे दोनों के बीच का फासला कम होता गया। जगदेई ने बेटी को किनारे कर लिया था। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। दोनों व्यक्ति बराबर से निकले तो एक चुभती हुई दृष्टि उन्होंने सोनपति के गठे हुए सुडौल मांसल शरीर पर डाली। सोनपति को शरीर में झुरझुरी सी अनुभव होने लगी।
हल्की पीली चांदनी में उसके चेहरे का रंग तपे हुए तांबे के समान चमक उठा। बड़ा संभाल संभाल कर उसे कदम रखने पड़ रहे थे ताकि कड़े आपस में टकराने न पाए। कुछ दूर आगे जाकर दोनों व्यक्ति अंधेरे में खो गए। जगदेई की सांस अब भी वैसे ही तेज तेज चल रही थी। उसका हृदय भी तीव्रता से धड़क रहा था। हाँ, उसका भय अवश्य कुछ कम हो गया था। कोई 4 मील का रास्ता अभी शेष था। पहले यहाँ सब वीरान पड़ा था। अभी हाल में महापालिका ने एक नई कॉलोनी बसाई है। सब बड़े बड़े लोग रहते हैं मकानों में, पैसे वाले। इनकी महराजिनों की तनख्वाहें भी बड़ी हैं। पैसे ही का तो लोभ है, नहीं तो कौन इतनी दूर यहाँ मरे आकर। आए दिन चोरी बदमाशी की वारदातें होती रहती है। जगदेई के मन में आया वापस लौट जाए, परंतु वापसी का रास्ता तो और लंबा था। सामने कॉलोनी की बत्तियां चमक रही थी। एक बार वहां पहुंच जाएं, फिर किसी बात की चिंता नहीं। बेटी के जेवर उतरवाकर किस्सू बाबू की बहू के पास रखा देगी, सुबह ले लेगी। दोनों चुपचाप सुनसान सड़क पर चलती रही। पुलिया पर बैठे हैं दोनों, सोनपति ने मां से कहा। जगदेई ने देखा, वास्तव में दोनों नरसिंह की पुलिया पर बैठे सिगरेट पी रहे थे, कहीं गए न थे। इस बार तो मानो उसकी जान ही निकल गई। अब बचने का कोई उपाय नहीं, यहीं मार कर नाले में डाल देंगे। लौटना तो और भी निरर्थक था। कॉलोनी बस कुछ कदमों के फासले पर थी। देख, कुछ हुआ तो तू भागना, कॉलोनी के किसी भी घर में घुस जाना, जगदेई ने बेटी से कहा। हूँ, सोनपति ने हुंकारी भरी। यद्यपि उसे कोई विशेष भय न लग रहा था। हाँ, एक रोमांच की सी अनुभूति उसके मन को छाई थी। मलका विक्टोरिया छाप वाले रुपए उसके शरीर की गोलाइयों पर स्पर्श कर उसके शरीर में सिहरन सी पैदा कर रहे थे। कुछ गर्मी भी उसे लगने लगी थी। दोनों सड़क के जिस ओर वह बैठे थे उसके दूसरी ओर आ गई। जगदेई बार बार मन में देवी से मनोतियां मान रही थी। सोनपति को उसने अपनी आड़ में कर लिया था। पुलिया पर पहुंची तो दोनों व्यक्तियों ने उन्हें घूर कर देखा। किसी ने कुछ कहा भी जो जगदेई ठीक से सुन न सकी। उसका मन हुआ कि वह भागे, परंतु उसके पैर ही न उठ रहे थे। चुपचाप मन में भगवान का नाम दोहराती हुई वह चलती रही। किस्सू बाबू के घर पहुंची तो वह बुरी तरह डरी हुई थी। दरवाजे भिड़े थे। उसने इतने जोर से धक्का दिया कि दरवाजे दीवार से जा टकराए। सब लोग चौंक पड़े। क्या हुआ जगदेई? किस्सू बाबू की बहू ने पूछा। भगवान ने बचाया मालकिन आज। जगदेई ने हाँफते हाँफते सारी बात बताई। किस्सू बाबू ने सुना तो हंसने लगे। अरे राहगीर रहे होंगे, तुम वैसे ही बिला वजह डर गई। उन्होंने कहा। बाहर निकलकर कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा भी, परंतु उन्हें कहीं कोई नजर नहीं आया। किस्सू बाबू की बहू ने सलाह दी कि न हो तो दोनों माँ बेटी यहीं रह जाओ, परंतु जगदेई राजी न हुई। वह अपने 2 छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर आई थी। हाँ, बेटी के सारे जेवर उतराकर उसने किस्सू बाबू की बहू के पास रख दी। अपनी चांदी की चूड़ियां भी रखा दी। चौका टहल समाप्त करके जब दोनों बाहर निकली तो चांदनी कुछ निखर आई थी। कोलतार की नई सड़क और उसके किनारे लगे इक्का दुक्का वृक्ष की शाखाओं पर चांदनी का प्रकाश पिघलने सा लगा था। पुलिया के निकट पहुंची तो उन्होंने देखा कि दोनों उसी स्थान पर बैठे हैं। वही है, सोनपति ने मां से कहा। होंगे, तुझको क्या करना, जगदेई ने उत्तर दिया। और निकट पहुंची तो उन्होंने देखा वास्तव में वही दोनों थे, परंतु इस बार जगदेई को कोई हौलदिली नहीं हुई। वह चुपचाप चलती रही। पुलिया पार करके उसने पीछे मुड़कर देखा। दोनों व्यक्ति वहां से उठ गए थे और उनके पीछे पीछे आ रहे थे। धीरे धीरे उन दोनों के बीच फासला कम होता गया।
पीछे चलने वाले व्यक्तियों में से एक ने कोई सस्ते किस्म का गाना शुरू कर दिया था। बराबर से निकले तो फिर उन्होंने एक चुभती हुई सी दृष्टि सोनपति के शरीर पर डाली। हरामी, जगदेई ने मुंह ही मुंह में उन्हें गाली दी। दोनों व्यक्ति आगे निकल गए और कुछ दूर चलकर सड़क के किनारे एक वृक्ष के नीचे पड़े पत्थरों के ढेर पर बैठकर सिगरेट पीने लगे। वहां खासा अंधेरा था। इसके बावजूद सोनपति को उनकी दृष्टि अपने शरीर में गड़ती सी लग रही थी। जेवर उतर जाने के पश्चात उसे अपना शरीर कुछ हल्का सा लग रहा था। सर्दी भी कुछ सिकुड़ गई थी और वह अपने हाथों से अपने शरीर को कसे हुई थी। इधर ही देख रहे हैं दोनों, उसने मां से कहा। तू अपना रास्ता चल चुपचाप। जगदेई ने इस बार उसे झिड़क दिया। जानबूझकर वह इस बार उसी ओर से निकली जिस ओर से दोनों बैठे थे। बगल से गुजरी तो एक भद्दी गाली दी उसने उन्हें। नास पीटे, रास्ता चलना दूभर किए हैं। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। काफी दूर जाकर जगदेई ने पीछे मुड़कर देखा, दोनों वहीं बैठे थे। अंधेरे में उनकी सिगरेटें बार बार चमक उठती थी। ये था भय। कहानी कामतानाथ की अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।